आज हम पढ़ेंगे बेहद ही शानदार चैप्टर सर्वनाम, सबका नाम। तो स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो पढ़ तो लिया ही होगा। आज का टॉपिक है सर्वनाम। जी हाँ, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। और एक सबसे अच्छी बात क्या है इस चैप्टर की, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं मोस्टली। क्लियर है? चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो आएंगी, एक आज एक कल। आप दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा सर्वनाम से। एक अच्छे मेथड से हम सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। आओ पहले समझ लेते हैं सर्वनाम क्या है। वैसे तो जो एक परिभाषा के रूप में कहा जाता है, एक परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि वे शब्द, अभी परिभाषा देख रहे हैं इसे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो थी मूल परिभाषा, ठीक है ना? यह है मूल परिभाषा, पर इससे हटके समझेंगे। मूल परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सर्वनाम का जो बेसिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है सबका नाम, सबका नाम। तो ये थी वो बेसिक किताबी बातें जो किताबों में लिखी हुई मिल जाती हैं, बहुत ही सीधी सीधी। आइए इससे कुछ हटके समझते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो प्रयोग कैसे होता है, क्या इसकी भाषा है, उसे समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ सर्वनाम दिखा देता हूं कि कुछ सर्वनामों के नाम कैसे होते हैं। सर्वनाम के अंदर आता है मैं, मैंने, उसने, उसे, उसका, तुम्हें, तुम्हें, इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं, सर्वनाम होते हैं असल में। आओ इस बार से कुछ कहानी के थ्रू देखते हैं। मैंने एक कहानी लिखी। एक बार जंगल में एक शेर था, एक शेर था। शेर भूखा था। शेर ने एक लोमड़ी को देखा, एक लोमड़ी को देखा। शेर तुरंत लोमड़ी के पास गया, लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी को खा गया। एक छोटी सी मैंने कहानी लिखी। एक बार जंगल में एक शेर था, शेर भूखा था। शेर ने एक लोमड़ी को देखा, शेर तुरंत लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी को खा गया। ये एक छोटी सी मैंने क्या लिखी, कहानी लिखी। अब इस कहानी में देखेंगे ये जो शेर है, ये शेर इस समय क्या है, ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहां पर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, कोई सी भी संज्ञा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल शेर है एक जातिवाचक संज्ञा। अब देखो मैंने फिर से क्या लिखा, शेर भूखा था। शेर ने लोमड़ी को देखा। अब लोमड़ी भी आ गया एक बार। अब लोमड़ी भी कैसे शब्द है? जातिवाचक। शेर तुरंत लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी को खा गया। अब यहां पर जितनी जगह मैंने ये 1 2 3 4 5 6 जगह बार बार इन्हीं के नाम लिख दिए, शेर शेर, लोमड़ी लोमड़ी, तो ये क्या है, ग्रामेटिकल गलत है और सुनने में और बोलने में भी अटपटा लगता है। कभी आपने ऐसे बोला है, मान लेते हैं कि आपके भाई का नाम मनीष है, तो आपने कभी ऐसे बोला है कि मनीष बाजार गया, मनीष ने कपड़े खरीदे, मनीष घर आया, मनीष को कपड़े पसंद नहीं आए, मनीष कपड़े वापस करने गया, दुकानदार ने मना कर दिया, मनीष अपना मुंह लेकर वापस आ गया। हाँ, ऐसी कुछ भी कहानी। तो क्या ऐसे बोलते हो? नहीं ना। क्या बोलोगे? मनीष बाजार गया, उसने कपड़े खरीदे, वह कपड़े लेकर घर आया और उसे कपड़े पसंद नहीं आए, वह वापस बाजार गया। ऐसे ही बोलोगे ना। मतलब क्या, आप उसे, उसने, वह शब्द का प्रयोग करोगे और ये क्या होते हैं? ये होते हैं सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए। तो कायदे में यहाँ शेर के स्थान पर क्या आना चाहिए?
एक बार जंगल में एक शेर था। अब एक बार तो इंट्रोड्यूस हो गया ना, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए किसी भी चीज से, फिर बाद में उसका सर्वनाम की तरह प्रयोग करते हैं, ना कि संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। तो एक बार जंगल में एक शेर था, वह भूखा था, तो क्या आएगा? वह। अब वह क्या है? एक सर्वनाम होता है वह, है ना। इसे समझेंगे कि कौन सा और कैसे होता है। तो वह भूखा था, उसने, अब देखो एक ही के लिए शेर है, एक बार उसके लिए वह आया, एक बार उसके लिए क्या आया? उसने। दोनों बार अलग अलग शब्द आए, लेकिन दोनों क्या है? सर्वनाम है। और किसके स्थान पर आए हैं? जातिवाचक संज्ञा। शेर कैसा? जातिवाचक संज्ञा। उसने, अच्छा ये हटा देते हैं, उसने एक लोमड़ी को देखा। अब देखो लोमड़ी से भी इंट्रोड्यूस हो गए आप लोग। अब बताओ यहां क्या आएगा? क्या शेर आना चाहिए? नहीं। वह तुरंत उसके पास गया। अब देख रहे हो, अब हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? वह तुरंत उसके पास गया। अब हमने लोमड़ी के स्थान पर भी उसके लगा दिया, क्यों? क्योंकि हम लोमड़ी से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपको देखिए, अगर मैं कहानी सुनाऊं, एक बार जंगल में एक शेर था, वह भूखा था, उसने एक लोमड़ी को देखा, वह तुरंत उसके पास गया। तो कहीं कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, वह उसके पास गया और उसे खा गया। अब आपने देखा कि कैसे जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग करा। तो यह होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां से हमें थोड़ी सी सर्वनाम की क्या हुई? बेसिक जानकारी हो जाती है। आई होप सो बहुत ही अच्छे से ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, कितने इसके रूप हैं और कैसे कैसे ये चर्चा में चलता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सर्वनाम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम के भेद हैं टोटल 6। कितने हैं? 6। जिसमें से पहला है, समझते हैं पहले के बारे में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इन चीजों को पूरी डिटेल से समझना चाहिए। कई बार क्या होगा, आपको सर्वनाम जैसे अच्छे चैप्टर्स होंगे, जैसे अच्छे चैप्टर की वीडियो 10 मिनट की 15 मिनट की भी होंगी, जिसके अंदर भी पूरा पढ़ाया गया होगा। पर क्या 10-15 मिनट में पूरी चीजों को इतने आसानी से समझाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह से बच्चों को लगता है कि उसने एक बार सीख लिया और अब तो बस सब कुछ आ गया, तो वो 1 घंटा या 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो को अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है, शॉर्ट में जाना शुरू कर देता है। पर उससे नंबर नहीं आता, उससे नंबर नहीं आता जब तक आप तह में नहीं जाओगे। क्योंकि अब सवाल क्या है, कंपटीशन चलते हुए एक जमाना हो गया, अब सवाल ऊपर से नहीं आते, तह के नीचे से सवाल आते हैं, तह से खोद के निकालने हैं सवाल कुएं में से। ठीक है, तो भैया कुएं में जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, ऊपर ऊपर तैर के कुछ नहीं मिलने वाला। वही मिलेगा मैं, हमने, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमसे। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर बात हो रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इसे समझ लीजिए। अगर यहां पर पुरुष लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ पुरुष की बात होगी, इसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों की बात होगी। ये बात पहले समझ लेना। कभी समझो कि भैया पुरुष की बात हो रही है तो ये तो केवल पुरुष ही पुरुष होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो किसकी बात होगी? पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों की बातें होती हैं, किसी एक की नहीं होती। क्या बात होती है ये समझ लेते हैं। जो पुरुषों के, अब पुरुषों का मतलब यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों से है, जो पुरुषों के नाम के बदले या स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनके जो प्रकार हैं वो हैं 3, जिसमें से पहला है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, और प्यारे बच्चों तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष।
अब होता क्या है, कैसे कैसे इसकी पहचान है, आइए एक बार समझ लेते हैं क्या इसकी पहचान है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तम पुरुष की। ये क्या होता है, देखिए कभी भी कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी कहानी है, तो कहानी है या कुछ भी है वो लिखी जाएगी या बोली जाएगी, या तो लिखी जाएगी या बोली जाएगी। तो दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, एक हो सकता है बोलने वाला और एक हो सकता है यहाँ पर लिखने वाला। तो या तो बोलने वाला पर्सन हो सकता है या फिर हो सकता है लिखने वाला पर्सन, बात एक ही है। क्लियर है, इतना ही समझेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे इसमें। अब मध्यम पुरुष कौन है, जब कोई बोलने वाला है तो कोई सुनने वाला भी तो होगा। तो जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। जो सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के अलावा जो अन्य हैं तो वो अन्य पुरुष में आ जाता है, या फिर जिसकी बात हो रही है ऐसा समझ लें, बात हो रही है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी, अभी इसे समझेंगे। तो उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसकी बात हो रही है, ऐसा समझ लें। इस समय मैं बोलने वाला तो मैं उत्तम पुरुष हूं, ये रहा। आप सुनने वाले तो आप मध्यम पुरुष, बात हो रही है सर्वनाम की तो सर्वनाम अन्य पुरुष। ऐसा शायद क्लियर हो जाए आपको। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई, लेकिन इन तीनों चीजों के चलते आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेंगी। आइए एक बार उन पर नजर मार लेते हैं, इन्हीं में क्या क्या है। बात हो रही है पुरुषवाचक की, और तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो अगर हम उत्तम की बात करते हैं, उत्तम पुरुष की बात करते हैं, तो उत्तम पुरुष में हमने जाना कि उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है। तो बोलता कौन है, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष हैं। या फिर हम, हमने, हमारा, हमको, हमसे, ये क्या है, ये सब उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अब देखो मैं कुछ भी बात कहूंगा तो हम उत्तम पुरुष में उसका प्रयोग ऐसे तो करेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो यहां से समझ में आया कि ये होते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, आ जाते हैं मध्यम पुरुष पर, मध्यम पुरुष कौन से होते हैं। पहली बात, मध्यम पुरुष होता है तुम जो सुन रहे हो। अब इससे कितने रूप बनते हैं, ये इसके विकारी रूप भी हैं। वैसे विकारी रूप की क्लास अलग से बनाऊंगा मैं और इन्हें समझाऊंगा, पर अभी आप पूरी तरह समझेंगे। तो मध्यम पुरुष में होता है तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, आप, आपने, आपको। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके प्यारे बच्चों मध्यम पुरुष में। अब बात कर लेते हैं अन्य पुरुष की, कि अन्य पुरुष में क्या क्या आएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं सर्वनाम से। और एक क्वेश्चन आसान और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है, तो इसे समझेंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा और एक क्वेश्चन एकदम अच्छा आएगा। ठीक है, तो नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 बता रहा है आपको अन्य पुरुष के बारे में। किसके बारे में, अन्य पुरुष। आइए अन्य पुरुष को जान लेते हैं। अन्य पुरुष में आता है वह, वे, वो, यह, उन्हें, उनका, इसको, इसका। ये सब किस में आ रहे हैं, अन्य पुरुष में आ रहे हैं। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमने जाना। तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब चीज या ये सब पॉइंट। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ, सर्वनाम नंबर 2। तो ये था सर्वनाम नंबर 1। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को कि क्या है। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब देखिए, इससे पहले इसमें कुछ लिखे हैं, इसे समझ लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम अब ये दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक तो ये प्रेजेंट होता है पास के लिए और दूर के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं। चलिए पहले इसका मूल रूप, पास और दूर के लिए। वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है वह शब्द या वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? निश्चयवाचक। अब आप किसी भी वस्तु की तरफ इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो यहां पर दो कंडीशन आपके सामने होंगी। या तो वो वस्तु आपके पास होगी, या वह व्यक्ति आपके पास होगा, या फिर दूर होगा। ऐसे तो नहीं डिसअपेयर होगा, गायब होगा। जैसे आपकी कार खड़ी है और कार आपके पास में खड़ी है, कोई व्यक्ति आया कि यह कार किसकी है, तो आप ये तो कहेंगे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। मतलब कार कैसी है? पास में है। अब मान लो वही कार बहुत दूर खड़ी है और वहां पे 6-7 कारें खड़ी हैं। कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि वो लाल कलर की कार किसकी है, तो आप कहोगे वो कार। अब आपने बोला वो, कहेगा हाँ वो रेड कलर वाली, हाँ, कि वो कार मेरी है। अब देखो, जब चीज पास थी तो आपने किस शब्द का यूज करा कि यह कार मेरी है। वैसे यह कार बोलना गलत है, क्योंकि यह मेरी कार है ज्यादा सही है ना, इसके बारे में भी समझेंगे। तो यह मेरी कार है, और जब वो दूर खड़ी तो वो मेरी कार है। तो वो शब्द हुआ दूर के लिए और यह हुआ पास के लिए। अब ये शब्द सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और वस्तु के लिए भी। मतलब इंगित करेंगे पास या दूर की चीज को, और वस्तु या व्यक्ति वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, मेरा घर है, तो यहां पर जो यह शब्द है ये कैसा है? निश्चयवाचक है। और इस समय निश्चयवाचक होते हुए किस चीज को दर्शा रहा है? किसी वस्तु को कह सकते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा वो मेरा घर है, वो मेरा घर है, तो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर दूर की वस्तु की बात हो रही है और यहां पर किसी पास की वस्तु की बात हो रही है। यहां पर दूर की वस्तु की बात हो रही है और यहां पर पास की वस्तु की बात हो रही है। मतलब समझ में आ रहा है ना। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, गहराई में उतर के समझेंगे चीजों को। यह मेरा घर है, वो मेरा घर है। अभी आपने देखा, मैंने एक सेंटेंस और बोला था कि यह मेरी कार है, और मैंने इसे गलती से क्या बोल दिया था? यह कार मेरी है। याद है ना? बिल्कुल अभी बोला था, मैंने गलती से बोल दिया था यह कार मेरी है। तो ऐसे में जो यह शब्द है यह सर्वनाम नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जो विशेषण में पढ़ेंगे तब, है ना। फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यह मेरी कार है। तो यहां से एक चीज और पता चलेगी आपको कि यह के बाद अगर कोई ऐसी चीज आ गई, कोई संज्ञा आ गई, तो यह बदल जाता है। खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर अगली क्लास में समझने का, विशेषण में समझने का। तो यह मेरी कार है, यहां से समझ में आया कि यह कैसा शब्द है? यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसे इंगित कर रहे हैं हम? वस्तु को इंगित कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे पिक्चरों में देखा होगा कि गुंडे वुंडे आ गए तमाम, तो हम कहते हैं कि मेरे आदमी आ रहे हैं भैया, है ना, ऐसा कुछ, लोंडे बुला लो, ऐसा। तो ऐसे कहते हैं ना कि वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, है ना। तो वे क्या हुआ? एक निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। लेकिन इस बार किसके लिए यूज हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। तो आई होप सो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो तुरंत कमेंट में यस लिखें, क्योंकि मैं एक सवाल पूछने वाला हूं बहुत ही अच्छा सा। अगर वो सवाल का जवाब आपने दे दिया तो मैं समझ लूंगा समझ में आ गया, और नहीं दिया तो भैया अभी आपने सही से नहीं समझी चीजों को। अब आपको ये एहसास होगा कि चीजें समझी भी कैसे जाती हैं, कितना पेशेंस रखना पड़ता है और एकाग्रता बना के रखनी पड़ती है। देखो, अभी अभी मैंने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने पढ़ा था पुरुषवाचक, उसके बाद पढ़ा हमने निश्चयवाचक। क्लियर है? पुरुषवाचक में एक आया था अन्य पुरुष,
और अन्य पुरुष में यह आता है। और अभी अभी हमने निश्चयवाचक पढ़ा और भैया निश्चयवाचक में भी यह आता है। तो बताओ इन दोनों यह में क्या अंतर है और कैसे पहचानोगे कि कौन सा पुरुषवाचक है और कौन सा निश्चयवाचक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये अन्य पुरुष वाला है और ये निश्चय वाला है। अगर एग्जाम में बना क्वेश्चन बना और उसके अंदर यह शब्द का प्रयोग हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा निश्चयवाचक है और कौन सा पुरुषवाचक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आपने इसे समझा है चैप्टर को जितना मैंने अभी पढ़ाया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कैसे पहचानेंगे। और नहीं समझा है तो आइए अब समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है एकदम, ठीक है ना। आइए देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं और भैया एग्जाम में परेशानी खड़ी हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या अंतर है, ठीक है ना। एक है पुरुषवाचक का, एक किसके लिए है, पुरुषवाचक वाले के लिए, ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ा सा, पर बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक सिर्फ पुरुष के स्थान पर ही, पुरुष का यहाँ पर मतलब जो है स्त्री भी है, मतलब व्यक्ति से है मेरा मतलब, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, है ना, व्यक्ति कह लेते हैं इसके स्थान पर, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक जो शब्द है या पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो हमेशा किसी व्यक्ति के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा, व्यक्ति के स्थान पर होगा। जबकि निश्चयवाचक जो है किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों के नाम के स्थान पर हो सकता है। सर जी कैसे, देखो यहां पर हम ये बोल सकते हैं यह मेरी कार है, पर यहां पर नहीं बोल सकते आप यह मेरी कार है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कार कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, कोई मेल या फीमेल थोड़ी ना है कार, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर ये हम समझ जाएंगे यह क्या है कि यह इस समय दोनों जगह यह कौन सा है, निश्चयवाचक। कैसे पता चला, हमें पता चला इससे, नॉन लिविंग थिंग से, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग सिर्फ निश्चयवाचक में प्रयोग होती है। क्लियर है, किसमें प्रयोग होती है, सिर्फ निश्चयवाचक में। परंतु एक चीज समझ में आई, पॉइंट एक क्लियर हुआ ना कि जो निश्चयवाचक में है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, और पुरुषवाचक जो होता है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है। तो ये कभी भी वस्तु के लिए तो प्रयोग होगा नहीं। अगर क्वेश्चन सिंपल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई वस्तु है, तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, निश्चयवाचक लगा दोगे। बात समझ में आ गई। पर ऐसा भी तो हो सकता है यहां भी व्यक्ति के लिए यूज हो और यहां तो व्यक्ति के लिए होगा ही होगा, तो क्या करिएगा, आओ इसका भी इलाज ढूंढते हैं। बात समझ में आ गई ना, पॉइंट एक क्लियर हुआ कि नॉन लिविंग थिंग है तो आंख बंद करके निश्चयवाचक, पर अगर लिविंग थिंग है तो फिर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके लिए भी एक रास्ता होता है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। मनोज अच्छा लड़का है, मनोज अच्छा लड़का है और हमेशा, और वह हमेशा पढ़ता रहता है। क्लियर है, और वह हमेशा पढ़ता रहता है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, वह हमेशा पढ़ता रहता है, वह हमेशा पढ़ता रहता है, तो ये हम बता देंगे। अगर मान लो इतना सेंटेंस भी नहीं लिखा, मान लो एक प्रकार से, वैसे तो मैंने लिखा था आपके लिए, वह हमेशा पढ़ता रहता, तो वह क्या है, पुरुषवाचक। अब आओ इधर, अगर मैं इधर भी लिख दूं वह हमेशा पढ़ता रहता है, तो यहां भी ये शब्द क्या है, पुरुषवाचक है। अब यहां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, पर समझेंगे हम लोग कैसे कि सर ये तो व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम को दूसरे शब्दों में संकेतवाचक भी क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक। तो क्या हम यहां पर वह हमेशा पढ़ता रहता है की तरफ संकेत कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि वह मेरा भाई है, अब देखो यहां पर, अब मैंने यह संकेत करा है,
क्या किया है? संकेत कि कहीं दूर एक लड़का खड़ा है और मैं किसी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं और मैंने कहा कि वह मेरा भाई है। समझना बात को, मैंने कहा वह मेरा भाई है, तो मैं क्या करा? इंगित करा उसकी तरफ को, पॉइंट करा उसकी तरफ को, इशारा करा उसकी तरफ को, तो क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। अब देखो दोनों ही सेंटेंस में क्या है? व्यक्ति है कोई, है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? इसमें हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे, वो इशारा करके बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे उस व्यक्ति को, पर यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब आप बात समझ में आ गए होंगे ना कि कैसे पहचानेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप पहचान के दिखाओ। मैंने लिखा यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है। मैंने लिखा यह मेरी बहन है। अब बताओ, यह मेरी बहन है में यह क्या है? निश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ना कि यह मेरी बहन है, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। और यहां लिखा यह अच्छा लड़का है, यहां मैं किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूं। अभी बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर मैं इंगित करूंगा, उंगली करूंगा उसकी तरफ को, पॉइंट करूंगा उसकी तरफ को, इशारा करूंगा उसकी तरफ को, इस तरह की बातें आएंगी। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। कई बार मुझे नहीं समझ में आता ऑनलाइन में क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पर आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलते हैं अब तीसरे सर्वनाम की तरफ। ये बहुत ही अच्छे से आपको शायद आज क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कर दो यार शेयर और लाइक, इतना तो कर ही सकते हैं, सब कुछ तो फ्री है। चलिए चलते हैं, कैच मैंने पकड़ ही लिया आखिरकार। चलते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ कि क्या है तीसरा सर्वनाम। हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने पढ़ लिया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखते हैं और समझते हैं। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। देखिए इससे पहले था निश्चित सर्वनाम, जहां पर चीजें निश्चित थी और उसे संकेतवाचक भी कह देते हैं। पर यहां पर क्या है? चीजें अनिश्चित हैं, मतलब कुछ होगा पर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के रूप में कि आप घर में सो रहे थे और आपके दरवाजे पर कोई आया, कोई व्यक्ति, आपका दोस्त आया। आपकी माताजी गई, आपकी माताजी ने गेट खोला और भैया उससे पूछा, उसने पूछा कि भाई घर पे है क्या, राहुल घर पर है? तो आपकी माताजी ने कह दिया कि हाँ है, पर वो सो रहा है, बाद में आ जाना। बात खत्म हुई। अब आप जब सो के उठे तो आपकी माताजी ने आपसे कहा कोई आया था। क्या कहा? कोई आया था। क्योंकि माताजी को नहीं पता कि जो आया था वो कौन था, उसका नाम क्या था, नहीं पता। तो माताजी ने क्या कहा कि कोई आया था तुझे पूछने। तो यहां पर ये जो कोई है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बड़े आसानी से समझेंगे हम लोग, पर कई बार क्या होता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम समूह में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? समूह में भी। जैसे आप घर से बाहर जा रहे थे, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पर अर्जेंट में जाना पड़ गया, तो आपकी माताजी ने क्या कहा कि बाहर जा रहा है तो कुछ ना कुछ खा लेना। क्या कहा? कुछ न कुछ खा लेना। खा लेना मतलब कि कुछ भी खा लेना जो मन करे, कुछ ना कुछ खा लेना, चाहे जहर खा लेना। जहर को क्यों कहेंगे, पर चलिए कुछ ना कुछ खा लेना मतलब भूखा हो तो कुछ खा लेना। ये नहीं बताया कि आम खा लेना, अमरूद खा लेना, सेब खा लेना, बस ये बता दिया कि कुछ ना कुछ खा लेना। ऐसे होता है ना नॉर्मल रूप से जब भाव। तो ये कुछ ना कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर क्या हुआ? शादी का कार्ड आया। कार्ड क्या आया? आदमी खुद देना आया, भैया शादी है हमारे लड़के की और आ जाइए ऐसे करके। तो तभी क्या हुआ? आपने कहा यार उस दिन तो हमारे मामा की भी शादी है, पर देखो कोई ना कोई तो आएगा,
ऐसा ही बोलते हैं ना नॉर्मल, मैं बिल्कुल रियल लाइफ से बता रहा हूं। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। हमने क्या बोला, कोई ना कोई तो आएगा। तो कोई ना तो कोई किस में आ गया, समूह में आ गया, और ये कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहां तक मैं समझता हूं ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आ गए होंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कैसे होते हैं। इसमें बात तो हो रही है पर चीजें निश्चित नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पर चीजें क्या नहीं है, निश्चित नहीं होती हैं कुछ भी, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, और वह है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्रांतिकारी तरीके से पढ़ेंगे, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे और समझ में आएगा आपको। और पेपर आपकी मुट्ठी में होगा, नौकरी आपकी जेब में होगी, और फिर आप गाना गाएंगे, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, है ना, ये वाला गाना बढ़िया है ना ये गाना। चलिए अगला है संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपको पता चल रहा होगा नाम से, ये क्या करेगा, संबंध स्थापित करता है। पर भैया किस किस के संबंध स्थापित करवा रहा है, देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या अन्य सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या अन्य सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आएगा। पर ये कौन कौन से शब्द होते हैं जो इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। यह ध्रुव सत्य है। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। ये सो जाएगा वाला सो नहीं है, जो आया है तो वो जाएगा वो वाला है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, जो और सो। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक। और यही दो शब्द इसके अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन भी थोड़ा कम आता है, तो एकदम छोटा सा टॉपिक है ये वाला। तो जो आया है सो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो यह लिखा है, ये बताइए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही जगह क्वेश्चन आया ये वाला। यह जो है इस समय, यह ध्रुव सत्य है। तो यह जो है क्या है यहाँ पर, यह आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना कि यह ध्रुव सत्य है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना ये संज्ञा है, सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। तो कौन जोड़ने का काम कर रहा है, मैंने दो शब्द हैं ये, जो और सो। जो सो, तो ये दोनों शब्द कैसे होते हैं आपके, संबंधवाचक। और संबंधवाचक में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता संबंधवाचक से। चलते हैं नंबर 5 पर, जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बहुत बनेंगे। किससे, नंबर 5। नंबर 5 पर आता है आपका निजवाचक। ये एक अच्छा पोर्शन है और यहाँ से एग्जाम में सवाल बनना लगभग तय होता है, ठीक है ना। आज आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है निजवाचक सर्वनाम। पहले परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट है इस बार, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों के लिए, तीनों पुरुष समझते हो ना, अभी पढ़ाए थे पुरुषवाचक में, तीनों पुरुषों के
निजत्व को बताने के लिए किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आई होगी कि सर निजत्व क्या है, क्या क्या लिख दिया आपने। आओ बात करते हैं इस बारे में। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, और प्रोनाउन में एक प्रोनाउन पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? एक्शन को आपके ऊपर ही रिपीट करता है। कैसे करता है इसे समझ लेते हैं। उसका फोर्स आपके ऊपर ही डालता है। आसान भाषा में समझें तो हम बोलते हैं कई बार, जैसे कि आपने बोला, आपकी माताजी ने आपसे कहा कि अरुण एक गिलास पानी दे दो। आप वो पूरे आलसी, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो खाना खाया नहीं खाया, है ना। तो आपने क्या कहा, यार मम्मी खुद ले लो, मैं लेटा हुआ हूँ, है ना। तो ऐसे में माताजी ने कहा, हाँ मैं खुद ले लूँगी, मैं खुद ले लूँगी। ताना मारते हुए कहा, पर कहा, समझ रहे हैं ना, मैं खुद ले लूँगी। तो ऐसे में जो शब्द लिखा है ना खुद, ये क्या है? निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी। एक और, जैसे आपने कहा होगा कि आप गांव में गए और आपने नई नई कार खरीद ली थी, और आप गांव गए किसी शादी में, वहां ताऊ मिल गए। ताऊ ने कहा, अरे लल्ला ये कार किसकी है? ताऊ मेरी है। अरे अपनी है, निजी? तो तुम क्या कहोगे? हाँ अपनी निजी कार है। तो निजी जो शब्द है ये निजवाचक को दर्शाता है, जब आपकी चीज हो। अब यहां पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे आपको जब आप उन्हें देखने में ऐसी फीलिंग देंगे कि वो गलत हैं। जैसे यहां बोला, मैं खुद ले आऊंगी, या फिर मैं बोलूं मैं यह काम खुद, या खुद के स्थान पे मैं बोल देता हूं स्वयं कर लूंगा। क्या कर लूंगा? स्वयं कर लूंगा। तो कैसा सेंटेंस है? बिल्कुल सही है। यदि मैं बोल दूं मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अब इस सेंटेंस में कई बच्चे कहेंगे गलत है, परंतु मैं बता दूं ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है, और ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। ये जो आप है, ये जो शब्द लिखा है आप, ये निजवाचक होता है। इसका मतलब है कि मैं बोलूं आप, मैं बोलूं स्वयं, मैं बोलूं खुद, मैं बोलूं अपने आप, तो ये सारे शब्द किस चीज को दर्शा रहे हैं? ये सारे के सारे शब्द दर्शा रहे हैं निजवाचक सर्वनाम को, निजता को, सॉरी निजता बोल दिया, निजत्व को दर्शा रहे हैं। किसे दर्शा रहे हैं? निजत्व को दर्शा रहे हैं। मैं अपना काम आप ही कर लूंगा। या इसके संबंध में आपने देखा होगा, एक नाटक आता था दूरदर्शन पर, आप बीती। आप बीती मतलब अपने आप पर बीती। अब यहाँ से कंफ्यूजन निकल कर आएगी आपके लिए कि कई बार क्या होता है, हम जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो उस समय हम तुम के स्थान पर आप बोलते हैं। जैसे कि मेहमान आए तो आप पानी लेंगे क्या, आप चाय लेंगे क्या, आप कॉफी लेंगे क्या, ऐसे पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। तो आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में तो हो ही रहा है, पुरुषवाचक में भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि मध्यम पुरुष में आप आता है, मध्यम पुरुष में एक शब्द आता है आप, आपने, अपना आता है, नहीं अभी बताया था, मध्यम पुरुष पढ़ा था। तो अब बताओ कि फिर से मेरा क्वेश्चन है, एक लिखा है आप और दूसरी जगह भी आप लिखा है किसी वाक्य में, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाक्य है? समझना गहराई की बात है कि कौन सा वाक्य में आप शब्द निजवाचक का है और कौन से वाक्य में आप शब्द पुरुषवाचक का है। कैसे पहचानेंगे? यह सबसे मेन बात है, इसीलिए कहता हूं गहराई से पढ़ेंगे, अभी समझेंगे हम। तो समझते हैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में कि क्या अंतर है निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, जिसमें से मेन चीज है आप। आप आता है पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष में, और निजवाचक में आता है ये आप शब्द। तो इस आप की वजह से थोड़ा सा फजीता खड़ा हो रहा है। आइए इसे बहुत ही आसान शब्दों से समझ लेते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूं पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा? मध्यम पुरुष या माध्यम पुरुष, है ना।
एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पर निजवाचक। कौन सा लिख लेंगे प्यारे बच्चों? निजवाचक। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा इस समय, और आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इस बात को गंभीरता से समझना, काफ़ी मेहनत हो रही है और हालत तो खराब हो गई है थोड़ी सी। खैर आइए, बात हो रही है इस बार, एक शब्द है आप, आपकी। यहाँ भी एक शब्द है आप, लेकिन पहचानेंगे कैसे? आओ देखते हैं कुछ वाक्य और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। होगा क्या, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में बोला जाता है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में बोला जाता है, और ये अपनी विशेष परिस्थितियों में बोला जाता है। तो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं इसे हम समझ लेते हैं। तो निजवाचक हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले निजवाचक को समझ लेते हैं। जब ये निश्चयता का बोध कराए, किसका? निश्चितता का, किसी निश्चित चीज का बोध कराए या निश्चितता का बोध कराए। समझना, अभी समझ में आ जाएगा। अगर शब्द से समझ नहीं आ रहा तो सेंटेंस से आ जाएगा। इसमें मैंने लिखा, मैं आप वहीं से आया हूं, वहीं से आया हूं। आओ सेंटेंस समझ में कम आ रहा होगा। जैसे मैं बता दूं ये सेंटेंस कब बोला जाता है। जैसे आप गए, आपने कहा कि यार तू मनोज के यहाँ गया था, वो है क्या? तो आपने कहा नहीं यार वो तो वहां नहीं है, मैं खुद वहां से आया हूं, मैं खुद वहां से आया हूं। तो हम उसे बोल सकते हैं मैं आप वहां से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं या वहां से आया हूं, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहां पे आप बात समझ में आए। या फिर आप एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। तो देखिए यहां पर जो ये आपका प्रयोग हुआ है ये सभी के लिए, सर्व के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब सभी के लिए। आप भला मतलब खुद भले हो तो दूसरा ही भला। लेकिन इसकी छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये बनाया। अब मैंने यहां पर लिखा, आप पानी लेंगे क्या? लेंगे क्या? क्लियर है? अब ऐसे में अगर आपको चेक करना है कि कौन सा पुरुषवाचक है कौन सा निजवाचक है, तो उसकी जगह एक शब्द लग के देख लें, और वो शब्द है खुद या स्वयं। इनमें से कोई एक लिख के देख लें, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहां आप काट कर क्या लिखा? खुद। मैं खुद वहां से आया हूं, बिल्कुल सटीक बैठा। मैंने यहां आप ही लिखा खुद या स्वयं, है ना। खुद भला तो जग भला। भैया मैं अच्छा तो सब अच्छे, ऐसा होता है ना। आप यहां पर रख के देखो, खुद पानी लेंगे क्या? ऐसा बोलोगे क्या? मेहमान आएगा कि खुद पानी लोगे क्या? वो कहेगा हाँ भैया लूंगा, तो मेरे लिए भी ले आइयो। खैर ये जोक था। तो बात समझ में आई ना, कितने आराम से आप पहचान सकते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक में। अगर आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसके स्थान पर आप ज्यादा मेहनत ना करते हुए, ज्यादा डीप ना जाते हुए, सीधे सीधे क्या करें, उस आपके स्थान पर दूसरा शब्द रख के देख लें। वो शब्द है खुद या स्वयं। आपको पता चल जाएगा कि गलत है या सही। ये भी पता चल जाएगा कौन सा निजवाचक में है और कौन सा पुरुषवाचक में। 95% ये ट्रिक काम करेगी बिल्कुल तरीके से। समझ में आ भी गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहां लिखा मैंने, आप आजकल क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और यहां लिखा मैंने, वह औरों को नहीं आपको सुधार रहा है, आपको सुधार रहा है। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि यहां भी आप लिखा है और यहां भी आप लिखा है। अब इसे पहचानने का तरीका वैसे मैंने बताया, पर लेकिन यहां पर एक चीज समझेंगे। यहां पर जो आप लिखा है ये ऐसा लग रहा है कि ये पुरुषवाचक का है, कि समझो कोई हमें कह रहा हो, कि कोई मुझे आके सामने से कहे कि वो औरों को नहीं आपको सुधार रहा है। आपको मतलब लिटरली जैसे मान लो आप खड़े हो, मैं कहूं कि भैया मनोज औरों को नहीं आपको सुधार रहा है ना, ऐसी फीलिंग। लेकिन आपको पता करना है तो क्या करना है, आप काट कर यहां पर खुद लिख के देख लें, और यहां भी आपको काट कर खुद लिख दें। अब देखो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठेगा ये, वह औरों को नहीं खुद को सुधार रहा है। सही फिट बैठा। तो इसका मतलब यहां पर जो आप है वो कौन सा था? निजवाचक। अब देखो खुद आजकल क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछते हैं क्या? ऐसा नहीं पूछते हैं। तो यहां से पता चला कि यहां पर खुद नहीं आएगा, आप आएगा, और ये आप कौन सा है? पुरुषवाचक। तो देखते हैं नंबर 6 का सर्वनाम। वैसे नंबर 5 पर आता है, पर देखते हैं। नंबर 6 पर आता है प्रश्नवाचक
सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। फिर भी जिस सर्वनाम से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखेंगे यहां पर, वैसे ये सबसे ज्यादा सिंपल सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि क्या है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछ, वह क्या कह रहा था। तो वह क्या कह रहा था में ये जो क्या है, ये क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वैसे इसमें दो चीजें ज्यादा मेन है बिल्कुल, कौन और क्या। अब यहां पे पूछे कौन आया था, तो यहां से हमें प्रश्न पूछने की पता चलता है। प्रश्न पूछने के लिए किस स्पेशल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? क्या और कौन। तो ये दोनों क्या हुए आपके लिए? ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। क्या हुए? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ये दोनों। तो यहां से हमें बहुत, वैसे ये बोला जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है बेहद ज्यादा इजी है, इसमें बच्चा ज्यादा अटकता नहीं है। तो ये थे आज हमारे सर्वनाम के 6 भेद, जिनके बारे में आज आपने बहुत ही डीप तरीके से और अच्छे तरीके से समझा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।